गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम एंड जोहार। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं प्रतिदिन आप लोगों को कम से कम 4 से 5 वीडियो अपलोड करने के लिए पूरी तरह से एक्साइटेड रहता हूं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाई नहीं जा रही है। प्लीज़ बी रिक्वेस्टेड ऑल ऑफ यू, आप सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ाएं और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। अभी का प्रश्न जो होगा वो भौगोलिक क्षेत्रों से अर्थात भूगोल से जुड़ा होगा, तो बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अर्थात पृथ्वी की गति उस पर लगने वाले बल के आधार पर विभाजित होती है जिससे निम्नलिखित जिसमें से अंतर्जात बल बताना है। देखिए, अंतर्जात बल जिसमें कि किसे किसे माना जाता है हिमनद, सागर लहरें, भूस्खलन या पटल विरूपण बल। ये पटल विरूपण बल जो है एक प्रकार का, देखिए आपसे पूछा गया है अंतर्जात बल। पृथ्वी के 2 प्रकार की बल होती है जो विभिन्न प्रकार के रूपों का, संरचना का निर्माण करने में अपना अहम योगदान निभाती है। तो आपको हिमनद, सागर लहरें और भूस्खलन, मेरे ख्याल से आपको पता होगा इसमें जो अंतर्जात बल है वो केवल और केवल भूस्खलन और पटल विरूपण अर्थात 3 और 4 जो है सही आंसर है। चलिए लेट्स सी समथिंग अबाउट इट। देखिए, पृथ्वी की गति उस पर लगने वाले बलों के आधार पर विभाजित होता है। पृथ्वी पर चूंकि डिफरेंट टाइप्स के बल लगते हैं, लेकिन पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाली बलों को अंतर्जात बल, पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाली बलों को बहिर्जात बल। पृथ्वी के सतह के ऊपर जो काम करेगा उसको बहिर्जात बल, और पृथ्वी के अंदर विभिन्न संरचनाओं पर लगने वाले बल के कारण जो बल होगा वो अंतर्जात बल होगा। लेट्स सी अबाउट इट मोर डिटेल। देखिए, सबसे पहले आपको अर्थ के मूवमेंट्स को समझना होगा। अर्थ के मूवमेंट को 2 प्रकार के फोर्सेस निर्धारित करते हैं। एक इंडोजेनिक फोर्सेस होता है जो अंतर्जात होता है, दूसरा होता है एक्सोजेनिक जो बहिर्जात फोर्स होता है। अब इंडोजेनिक फोर्सेस को उसमें देखिए होता है कि सडन फोर्स, जब अचानक बल लगता है तो उससे अर्थक्वेक आ सकता है, उससे वोल्केनो आ सकती है, उससे लैंडस्लाइड हो सकता है, जमीन का हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा टुकड़ा के गिर सकता है। हो सकता है ये फोर्स जो है डिस्टॉर्टिव होते हैं, डिस्टॉर्टिव मतलब होते हैं विनाशकारी होते हैं। इससे बिल्डिंग, माउंटेन्स का निर्माण होता है। आपको पता है इससे जब चूंकि अर्थक्वेक आएगा तो जमीन का हिस्सा धंस जाएगा, जिससे भ्रंशोत पर्वत का निर्माण, सतपुड़ा पर्वत का निर्माण, और अगर मानते हैं जो टकरा गई, 2 पर्वतें आपस में टकरा जाएगी, वोल्केनो आएगा, अर्थक्वेक आएगा, लैंडस्लाइड हो जाएगा, तो हो सकता है इससे वलित पर्वतों का निर्माण हो जाए। एक्सोजेनिक फोर्सेस को जनरली इरोजनल और डिपोजिशनल, और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरदनात्मक और जमा होना, जहां पर अवक्षेपण के कारण 2 फोर्स होता है, जैसे रिवर, नदी है, हवाओं के द्वारा हो सकता है। सी वेव्स लहा कर बहुत से सी वेव्स अपने द्वारा लाए गए बहुत से मिट्टी को जमा करते हैं, और ग्लेशियर भी अपने द्वारा बहुत सी चीजों को बहा के लाते हैं, उससे निर्माण होता है भूमि का, स्थलाकृति का। ओके, अब एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपको कंटिनेंटल ड्रिफ्ट का कंसेप्ट समझना पड़ेगा। देखिए, किन किन साक्ष्यों ने महाद्वीप प्रवाह, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, का समर्थन किया है। सबसे पहले अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जो तटरेखा की जो जिगसॉ फीट है, जिगसॉ फीट समझते हैं, जिगसॉ फीट। दूसरा है कि महासागरों के जो चारों ओर, महासागर जितना भी महासागर उसके चारों ओर अगर देखिएगा तो उसकी जो चट्टानों की जो आयु है लगभग इक्वल है। और टिलाइट निक्षेप है, और दूसरा प्लेसर निक्षेप। तो जितने भी मैंने ऑप्शन दिए हैं सारे के सारे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में स्पष्ट करते हैं कि पृथ्वी कभी एक हुआ करता था, उसके चट्टानें 2 टुकड़ों में टूटी। यू नो अबाउट दैट कि पेंजिया महाद्वीप था, पैंथालासा महासागर था, वो आपस में कभी एक हुआ करते थे। पेंजिया जो है 2 टुकड़ों में टूट गया। वो एक गोंडवाना लैंड, जिसको दक्षिणी भाग बोलते हैं, एक लोरेंसिया जो उत्तरी भाग हुआ करता था। पृथ्वी 2 हिस्सों में टूट गया। इसको टूटने वाले 2 फोर्सेस होते थे। एक फोर्स को जनरली गुरुत्वाकर्षण फोर्स जो कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच लगने वाले फोर्स के कारण हुआ, और एक ज्वारी बल जो पृथ्वी के रोटेशन के कारण हो रहा था। तो फिर से आपको मैं बताता हूं कि ये वैगनर ने दिया था थ्योरी को। लेट्स सी अबाउट इट मोर डिटेल। देखिए, महाद्वीप प्रवाह के समर्थन में जो विभिन्न साक्ष्य दिए गए हैं उनमें से सबसे पहला है महाद्वीपों का परस्पर जुड़ाव, जिगसॉ फीट। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की तटरेखाओं पर परस्पर सब एक जैसा लेना। जब अफ्रीका देखिए ऐसे अगर क्लॉक है और ये ऐसे है, तो जैसे सपोज दिस इज दक्षिणी अमेरिका है, और ये सपोज अफ्रीका है, ये आगे फंस गया, तो जिगसॉ पैटर्न बोलते हैं इसको। जिगसॉ पैटर्न फंस जाना, एक दूसरे पर फिट बैठ जाना। जैसे आपके पजल सॉल्व करते हैं
तो पजल सॉल्व वहीं पर होता है जहाँ पर मतलब आप बच्चा में पजल सॉल्व किए होंगे, तो आपको टुकड़ा टुकड़ा चीज होता था, उसको सटाने का जिग्सॉ पैटर्न बोलते हैं उसको। उसी तरह महासागरों के किनारे समान चट्टानें अवस्थित होना। ब्राजील के तट पर 2000 मिलियन वर्ष पुरानी प्राचीन चट्टानें, वही प्राचीन चट्टानें पश्चिम अफ्रीका से मेल खाती है। साथ ही साथ टिलाइट मतलब होता है हिमनदों के निक्षेप से जो निर्मित अवसादी चट्टान है, जो कि नदियां द्वारा बहाकर जो हिमनद होता है उसके द्वारा लगातार अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। यही अवसादी चट्टान भारत के गोंडवाना क्रम की चट्टानों के दक्षिणी गोलार्ध पर अलग अलग भूखंडों में बटा हुआ है। इन भूखंडों का परस्पर मिलना यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं ये महाद्वीप एक समय एक साथ थे। दूसरा है प्लेसर निक्षेप। घाना के तट के जो सोने के जो समृद्ध प्लेसर है, उस पर जो पाया गया जो निक्षेप है, इन स्रोतों से चट्टानों की जो पूर्णता अनुपस्थित। एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि सोने की स्रोत वाली चट्टानें ब्राजील में भी स्थित है। जो चीज घाना में स्थित है वो चीज ब्राजील में है। इसका दर्शाना है कि घाना के सोने का भंडार का स्रोत ब्राजील का पठार एक हिस्सा था। यानी घाना कहाँ, ब्राजील कहाँ, एक तरफ दक्षिण एक तरफ आपस में एक साथ था। इसका मतलब जब दोनों महाद्वीप एक जुड़े होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? आप जानते हैं कि विभिन्न तत्वों का परसेंटेज जो होता है, पृथ्वी के क्रस्ट की बात हो रही है, पूरे ब्रह्मांड की बात नहीं हो रही है। ध्यान रहे, क्रस्ट, पृथ्वी के क्रस्ट के सबसे ज्यादा मात्रा जो है उसमें से सबसे ज्यादा जो होता है वो ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है। ऑक्सीजन का मात्रा 46% है लगभग, सिलिका का 23% का 27% के आसपास है, और एल्युमिनियम का 8% के आसपास। आपको मात्रा याद नहीं रखना, लेकिन कम से कम 3 लगातार, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, उसके बाद फिर लोहा, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटासियम, फिर मैग्नीशियम, फिर बाकी और उतना याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, 4 याद रखिए। दैट्स सफिशिएंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन है कि डायनासोर के जो विलुप्त होने की घटना थी वो किस अवधि में घटित हुई थी? डायनासोर के विलुप्त होने की घटना जो घटित हुई थी वो वास्तव में अलग अलग, जैसे जुरासिक युग है, ट्राइसिक युग है, प्लेस्टोसिनियन है और क्रेटेशियस है। तो आपको पता होगा जुरासिक युग नहीं बल्कि क्रेटेशियस युग में डायनासोर की समाप्ति हो गई थी। अलग अलग युग में अलग अलग घटनाएं हुई थी। आज के जो मनुष्य है वास्तव में वो क्वाटरनरी पीरियड का मतलब मनुष्य है। क्वाटरनरी पीरियड का मनुष्य होमो सेपियंस उसी समय पैदा हुआ था। उसको हेलोसीन, प्लेस्टोसीन, तो आपको पता होगा प्लेस्टोसीन में ये होमो सेपियंस का जन्म हुआ, जबकि होलोसीन में मनुष्य आए। आज का जो मनुष्य है वो होलोसीन का युग का है। ठीक है, जो मतलब 10 से लगभग 10,000 के आसपास के आज से लगभग माना जाता है। अगर बात करें जैसे कि अर्ली ह्यूमन एंसेस्टर का, तो 5 मिलियन से लगभग आसपास, तो ये प्लीस्टोसीन युग के थे। आपको इतना याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए डायनासोर का एक्सटिंक्शन हुआ था वो क्रेटेशियस युग था, और डायनासोर का जो एक था वो जुरासिक था, क्योंकि जुरासिक पार्क एक फिल्म भी है इस पर। उस समय वास्तव में डायनासोर का उस समय युग था, इसलिए इस पर बनाया गया था। उसी तरह फ्रॉग और टर्टाइल्स जो थे वो ट्रायसिक युग में थे। उतनी बातें आप याद भी नहीं रख पाइएगा, दैट्स सफिशिएंट फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शील्ड ज्वालामुखी के बारे में विचार कीजिए। शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पर सभी ज्वालामुखी में सबसे बड़े होते हैं। इज इट राइट? नेक्स्ट, हवाई ज्वालामुखी शील्ड ज्वालामुखी का बेहतरीन उदाहरण है। तीसरा है कि इन ज्वालामुखी को ढाल बहुत तीक्ष्ण होता है। ढाल तो बहुत तीक्ष्ण होता है, ये सही है। आपको ये पता होना चाहिए ढाल तीक्ष्ण होता है या नहीं होता है। शील्ड ज्वालामुखी का ढाल सपाट होता है भैया। शील्ड ज्वालामुखी ना ही हवाई है। देखिए, शील्ड ज्वालामुखी बेसाल्ट प्रभाव को छोड़कर शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी पर सबसे प्रमुख ज्वालामुखी में सबसे बड़े ज्वालामुखी में से एक होते हैं। हवाई ज्वालामुखी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। ये ज्वालामुखी ज्यादातर बेसाल्ट से निर्मित होते हैं, जिसके कारण ज्वालामुखी का ढाल बहुत अधिक तीक्ष्ण नहीं होता है। शील्ड ज्वालामुखी के ढाल तीक्ष्ण नहीं होते हैं, बल्कि लगभग सपाट होते हैं। इसमें अगर विस्फोट होता है तो इसकी दरारों में जल भर जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप से संबंधित है कि भूकंप में सबसे बड़ी क्षति आमतौर पर अधिकेंद्र के सबसे निकट होती है और भूकंप का बल केंद्र से दूर घटता जाता है। भूकंप तरंगों का वेग स्थिर रहता है जैसे जैसे विभिन्न घनत्व वाले पदार्थों के माध्यम से गुजरती है। विच आर द करेक्ट स्टेटमेंट? यू नो अबाउट दैट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, बट सेकंड स्टेटमेंट की जैसे जैसे मतलब तरंगों का तो जो वेग वो डिपेंड करता है कि किस माध्यम से होकर गुजर रहा है। क्योंकि डेंसिटी बदलेगा तो माध्यम में तरंग का वेग भी बदल जाएगा। ओके, लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, जब लिथोस्फेरिक प्लेटें, चूंकि मतलब सीधा सीधा प्लेट संचलन करती है तो पृथ्वी का सतह कंपन होता है। ठीक है, वाइब्रेशन। इस कंपन से तरंगे पृथ्वी के चारों ओर गति करने लगती है। ठीक है,
इस कंपन को हम लोग भूकंप का संज्ञा देते हैं। क्रस्ट में जिस स्थान पर संचलन शुरू होता है, जिस स्तर पर वाइब्रेशन स्टार्ट होता है, ठीक है, उसे फोकस कहते हैं, फोकस बिंदु। और उसके ठीक ऊपर, ठीक है, फोकस के ऊपर की सतह जिस स्थान पर जहां से भूकंप फैलता है उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। अधिकेंद्र कंपन अधिकेंद्र से तरंगों के रूप में बाहर निकलता है। कंपन जो होता है अधिकेंद्र से तरंगों के रूप में बाहर निकलता है और गति करता है। भूकंप में सबसे अधिक क्षति जो होती है आमतौर पर अधिकेंद्र में होती है। इस फोकस के ठीक जो ऊपर होता है उसको अधिकेंद्र बोलते हैं। अधिकेंद्र में ही सबसे ज्यादा क्षति होती है और जैसे जैसे वो दूर फैलता जाता है इसका प्रभाव कम होता जाता है। भूकंप तरंगों का वेग अलग अलग होता है, परिवर्तन होता है। जैसे जैसे वो विभिन्न घनत्व वाले पदार्थ से होकर गुजरेगा तो स्वाभाविक है अधिक घनत्व वाले पदार्थ में उसका वेग तो बहुत तेज होगा और कम घनत्व वाले सामग्री में उसकी गति जो होगी वो अलग अलग हो जाएगी। ओके, ना कि एक जैसा होगा। अगला क्वेश्चन है हिमालय के क्षेत्र के बारे में। हिमालय से संबंधित क्वेश्चन है कि हिमालय में भूस्खलन लगातार जमीन का खिसकना और हिमस्खलन लगातार होते रहता है, इसका कारण क्या हो सकता है? एक तो हिमालय विवर्तनिक रूप से स्थिर है इसलिए। दूसरा है कि ये ज्यादातर अवसादी चट्टानों और असंगठित निक्षेपों से निर्मित है। मतलब हिमालय का जो निर्माण हुआ है वो अवसादी चट्टानों की नदियों द्वारा बहा कर लाई गई और असंगठित जो निक्षेप है, मतलब निक्षेप मतलब अवसाद होता है, उसके जमा होने से बना है। ये बात तो सही लग रहा है आपको। दूसरा बात है बहुत इसका ढाल बहुत तीक्ष्ण है, इसलिए क्या देखिए इसमें ढाल बहुत तीक्ष्ण है, ये भी सही है। और निक्षेप से बना है, अवसादी चट्टानों से बना हुआ है, ये सही है। लेकिन विवर्तनिक रूप से स्थिर नहीं, बहुत ही सक्रिय है। हिमालय का गति अभी भी, हिमालय अभी ऊंचाई बढ़ रहा है, इसमें इसकी जो विवर्तनिक गति है वो स्थिर कैसे हो सकती है, बल्कि सक्रिय है। निम्नलिखित कारणों में लगातार भूस्खलन और लगातार हिमस्खलन होता है। एक तो है हिमालय विवर्तनिक रूप से, विवर्तनिक मतलब मेटामॉर्फिक रूप से कहा जाए तो लगातार सक्रिय रहती है, इसका विवर्तनिक रूप अस्थिर है। ये ज्यादातर अवसादी चट्टानों और असंगठित निक्षेपों से निर्मित हुई है और ये ढाल बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही गहरा है। ठीक है, यहाँ पर हिमालय में बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट की चोटियां है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, ये सब क्या है ऊंची ऊंची चोटियां। इसका मतलब ढाल बहुत तीक्ष्ण है, बहुत तीखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप तरंगों से संबंधित है। पी तरंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं भी इसके बारे में बताऊंगा कि पी तरंगे एस तरंगों की तुलना में बहुत तेज गति से गति करता है। पी तरंगे केवल ठोस माध्यम से होकर गुजर सकती है, जबकि एस तरंगे ठोस, द्रव, गैस सभी माध्यम से निकल सकती है। भूकंप जो भूगर्भी तरंगे होती है वो की तुलना में धरातली तरंगे बहुत ही विनाशकारी होती है। भूगर्भी तरंगों की तुलना में धरातली तरंगे इज मोर डेंजरस, इज इट राइट? देखिए पहला दो स्टेटमेंट तो सही है लेकिन एक स्टेटमेंट उसमें गलत है। ठीक है, पी तरंगों का गति सबसे फास्ट होता है, ठीक है, और वो धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। पी तरंगे जनरली ध्वनि जैसा बिहेव करती है और ये तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है। जैसा कि आपको बताया गया, ऑप्शन में गलत था वो कि एस तरंगे केवल और केवल ठोस से होकर गति कर सकती है, पी तरंगे तीनों माध्यम से गति कर सकती है। पी का जो छाया क्षेत्र होता है वो आपको पता होगा, एस के छाया क्षेत्र से कम होता है कि ज्यादा होता है, ये मुझे ऑप्शन में बताइए। लेट्स सी अबाउट इट। देखिए भूकंपी तरंगे मूल रूप से दो प्रकार की होती है। भूकंप तरंगे मूल रूप से दो प्रकार की होती है। भूगर्भी तरंगे जिसको हम लोग बॉडी वेव्स बोलते हैं और दूसरा है धरातली तरंगे जिसको हम लोग सरफेस वेव बोलते हैं। भूगर्भी तरंगे उद्गम केंद्र से ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। ये पृथ्वी के आंतरिक भाग से होकर सभी दिशाओं में फैल जाता है। यहाँ से उत्पन्न हुआ, फैल गया, ठीक है। भूगर्भ, अब देखिए इस भूगर्भ तरंगों को फिर दो भागों में बांटा गया है। उस भूगर्भ तरंगों को फिर दो भागों में बांटा गया है, एक पी तरंगे है, दूसरा एस तरंगे है। हालांकि एल वेब भी होता है लेकिन पी और एस दो मुख्य तरंगे हैं। पी तरंगों की गति जो होती है जिसको हम लोग प्राथमिक तरंगे कहते हैं, वो गति जो होती है तीव्र गति से तेजी से गति करता है, बहुत तेजी से गति करता है और धरातल पर सबसे पहले पहुंच जाता है। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगों के समान मतलब पी तरंगे जो होती है ध्वनि तरंगों के समान अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य होती है, अनुप्रस्थ नहीं होती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ठीक है। तो ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों की जैसा व्यवहार करती है, ठीक है। ये मतलब सघन विरल सघन विरल सघन विरल सघन विरल इस तरह गति करती है, ठीक है। रेयर डेंसर रेयर डेंसर रेयर डेंसर गति करती है, पैरेलल गति नहीं करती है, ओके। वे की जबकि एस तरंगे जो होती है वो केवल और केवल ठोस से होकर गमन कर सकती है, क्योंकि एस तरंगों का बिहेव जो होता है वो प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग जैसा होता है। इन्हें सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। एस तरंगों के बारे में एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि केवल और केवल एक ठोस से होकर गमन कर सकता है। रही बात धरातली तरंगों के, सिस्मोग्राफ पर बहुत ही अंतिम में उसको देखा जाता है। सिस्मोग्राफ में उसका मतलब प्रिडिक्शन या फिर कह सकते हैं इंडिकेशन जो होता है वो बहुत लेट होता है। इसका मतलब है कि ये तरंगे बहुत ही खतरनाक होती है, बहुत ही विनाशकारी होती है। ये चट्टानों के विस्थापन के कारण बनती है
और इमारतें ध्वस्त हो जाती है इससे, इसलिए इसको खतरनाक माना जाता है। टार्टल तरंगों इज वेरी वेरी डेंजरस। अगला क्वेश्चन है भूकंप और ज्वालामुखी से संबंध में एक क्वेश्चन बनाया गया कि भूकंप और ज्वालामुखी के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भूकंप आमतौर पर ज्वालामुखी के साथ उत्पन्न होते हैं, मतलब भूकंप जहां ज्वालामुखी आएगा जनरली वहां भूकंप आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अगला है कि ज्वालामुखी केवल वहीं आते हैं जहां महासागरीय क्रस्ट, महाद्वीप क्रस्ट, दिस इज महासागर, दिस इज महाद्वीप क्रस्ट, आपस में टकराए तो वहां भूकंप आ जाएगा। ऐसा ही होता है केवल। ज्वालामुखी सल्फर के बहुत ही अच्छे स्रोत माने जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ज्वालामुखी सल्फर के बहुत ही बेहतरीन स्रोत होते हैं, लेकिन एक स्टेटमेंट इसमें गलत है कि महासागरीय प्लेट और महाद्वीप प्लेट टक्कर होगा तभी भूकंप आएगा, तभी ज्वालामुखी फटेगा। बिल्कुल गलत है। महासागरीय प्लेटें भी तो आपस में टकराती है, उनके टकराने से भी कहीं ना कहीं निक्षेपण होता है, उनके धसने कुछ जो मतलब जो महासागरीय प्लेट बहुत भारी है वो धस जाएगा और जो हल्का है वो ऊपर जाएगा और इसके गलन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, नीचे गलेगा तो वहां पर ज्वालामुखी प्लम बनेगा और प्लम धीरे धीरे ऊपर फटेगा और ज्वालामुखी वहां भी उत्पन्न होता है। देखिए, भूकंप आमतौर पर ज्वालामुखी से जुड़ी होती है क्योंकि दोनों प्लेटें संचलन से संबंधित है। प्लेटों के संचलन के मूवमेंट के कारण जो होता है भूकंप आती है। महासागर क्रस्ट की टक्कर से भी ज्वालामुखी आते हैं। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण दक्षिण पूर्व एशिया द्वीप समूह, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, ये सब जो भयंकर जो रिंग ऑफ फायर में बसे हुए हैं वो वास्तव में है क्या? ये महासागर प्लेट की टक्कर से बन रहे हैं। ज्वालामुखी तो आप जानते हैं सल्फर का बहुत बड़ा अच्छा स्रोत होता है। अब है किसी क्षेत्र की जलवायु और मौसम काफी हद तक निर्भर करता है। किन किन चीजों पर? जलवायु और मौसम, 2-4 ऐसे फैक्टर, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इसको प्रभावित करते हैं? जलवायु को प्रभावित करना, एक तो भूमध्य रेखा से कितना दूर है, ऊपर नीचे दोनों, जो मीन सी लेवल से ऊंचाई होती है वो प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि जिसको देशांतर रेखा बोलते हैं, उससे आप कितना दूर है, कितना पीछे हैं। प्रमुख जल निकायों में से निकटता, मतलब वाटर बॉडी आपके पास है या नजदीक है या अंदर है, आप वाटर बॉडी के संपर्क में है या वाटर बॉडी के बहुत अंदर है, ये आपकी मतलब जलवायु आपके मौसम को प्रभावित करता, तो बिल्कुल प्रभावित करता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, देशांतर जो होता है किसी की जलवायु को निर्धारित नहीं करता है, क्योंकि एक ही देशांतर पे रहने वाले लोग का जीवन काल तो सब जैसा एक ही होगा। ऊंचाई उसको प्रभावित करेगा, भूमध्य रेखा से दूरी उसको प्रभावित करेगा, लेकिन एक ही देशांतर रेखा पर बसे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भूमध्य रेखा से दूर स्थित स्थानों पर कम वर्षा होती है, जैसा कि जानते हैं आप, ठंडी जलवायु होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण पहले आएगा, फिर शीत कटिबंध, फिर ध्रुवीय प्रदेश आएगा। तो जैसे जैसे आप देख रहे हो भूमध्य रेखा से ऊपर जा रहे हैं, ठंडा बढ़ते जा रहा है, शीत ऋतु बढ़ते जा रहा है, ठीक है। ऊंचाई किसी स्थान के तापमान को प्रभावित करती है, जैसा कि आप जानते हैं कि एक ही अगर देशांतर है और जैसे कि सपोज आपको मतलब दो अलग अलग, ऊटी राजस्थान और जैसलमेर एक ही अगर अक्षांश में बैठा है, एक ही अगर मतलब देशांतर में है लेकिन उसकी ऊंचाई अलग अलग है। उसी तरह शिमला देख लीजिए, बहुत सा ऊंचाई पर बसा हुआ स्थल ठंडा ही होता है। मीन सी ऊंचाई जिसकी ऊंचाई होगी वो ठंडा प्रदेश होगा। अंतर्राष्ट्रीय रेखा से दूरी अप्रत्यक्ष रूप से किसी स्थान को देशांतर को रिप्रेजेंट करती है, जिसका किसी स्थान के मौसम या जलवायु पर कोई डायरेक्टली प्रभाव नहीं होता, ठीक है। बड़ी झीलों या समुद्र के निकट स्थानों में भूमि और समुद्री हवाओं के प्रभाव के कारण मौसम जो होता है लगभग ठीक ठाक रहता है। मतलब आप अगर मुंबई के किनारे बसे हुए हैं तो मुंबई चूंकि समुद्र तट के किनारे बसा हुआ है, और उसके अंदर चल जाइए नागपुर, उसकी जिंदगी, पुणे उसकी जिंदगी, दैट्स समथिंग डिफरेंट, यू नो अबाउट दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर बॉडी इफेक्ट्स। वाटर जो होता है वास्तव में बहुत ही अच्छा, मतलब एक तरह से कूलेंट होता है, ठंडा, जल्दी गर्म भी नहीं होता, जल्दी ठंडा भी नहीं होता है, वाटर इफेक्ट जिसको बोलते हैं। क्योंकि अबाउट इसके बारे में साइंस में डिटेल बताने का कोई फायदा नहीं है, टेक्निकल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी विकास के दौरान इसके प्रारंभिक वायुमंडल में कौन कौन से तत्व मौजूद थे? जब पृथ्वी का निर्माण हो रहा था, विकास हो रहा था, उस समय जो प्रारंभिक जो वायुमंडल बन रही थी उसमें क्या क्या चीज थे? जलवाष्प था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया था और निम्न मुक्त ऑक्सीजन था। कौन कौन सा था? तो इसमें सारे के सारे थे, ठीक है। पृथ्वी के ठंडा होने के दरमियान गैसें और जलवाष्प निकल रही थी। जब पृथ्वी ठंडा हो रहा था तो उससे गैसें निकलेगी, जलवाष्प निर्मुक्त होगा वातावरण में। उस समय का जो वायुमंडल का जो विकास शुरू हो रहा था, उस समय शुरुआत में जलवाष्प था, नाइट्रोजन था, कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन था, अमोनिया था और निम्न मुक्त ऑक्सीजन, बहुत लिटिल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन मुक्त थी, जिसके कारण आज देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कथनों पर विचार करना आपको कि तापी भूमध्य रेखा की अवस्थिति भौगोलिक भूमध्य रेखा के एक जैसा होता। तापी भूमध्य रेखा की अवस्थिति भौगोलिक भूमध्य रेखा के समान नहीं है।
दूसरा है कि ताप भूमध्य रेखा की अवस्थिति दोनों गोलार्धों में होने वाले सूर्यताप के स्तर से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तापी भूमध्य रेखा की स्थिति जो होती है, अवस्थिति जो होती है, दोनों गोलार्ध, उत्तर गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, दोनों में सूर्यताप के स्तर पर प्रभावित होती है। कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। देखिए, तापी भूमध्य रेखा की अवस्थिति जो होती है वो भौगोलिक भूमध्य रेखा के समान नहीं होती है। ओके, यह दोनों गोलार्धों में पर्याप्त जो प्राप्त सूर्यताप होता है इस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्तरी गोलार्ध हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, तापीय गोलार्ध सूर्यताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह वस्तुतः एक जैसा होता है। स्थल और जल के वितरण का प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण पृथ्वी का उष्मा वितरण प्रभावित होता है। स्थलीय भागों में तापमान अत्यधिक भिन्नता पाई जाती है। समान परिस्थितियों में उच्च औसत तापमान पाया जाता है जल क्षेत्रों की तुलना में। जहां पर चूंकि लैंड लॉक ज्यादा है, जो वो भी जमीन ज्यादा है, वहां पर गर्मी ज्यादा होगी। वहां के आसपास का क्षेत्र जो होगा तापमान जनरली उच्च होगा, औसत तापमान तो उच्च ही होगा, क्योंकि वाटर बॉडी का भी इफेक्ट मैंने बताया। वाटर बॉडी को होने से क्या होता है, एक मतलब अपना कूलेंट इफेक्ट दिखाता है वाटर। तो दक्षिणी गोलार्ध में थोड़ा सा पता है आपको, वाटर बॉडी ज्यादा है, महासागर ज्यादा है, तो जनरली कूलेंट इफेक्ट होगा। तापी भूमध्य रेखा भौगोलिक भूमध्य रेखा से थोड़ा उत्तर में स्थित होता है। ठीक है, अब आते हैं कि किसी विशेष क्षेत्र में तापमान को प्रभावित करने वाले कारक। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? भूमंडलीय और स्थलीय पवनों यानी स्थानीय पवनों का परिसंचरण कैसा है, ध्रुवों या भूमध्य रेखा से क्षेत्र की दूरी कितनी है, महासागरीय तरंगों का संचलन कैसा है और क्षेत्र की ऊंचाई कैसा है। किसी विशेष क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों में महासागरीय तरंगों का संचलन क्या इसमें भूमिका निभाएगा? लेट्स सी अबाउट इट। देखिए, आपको पता चल जाना चाहिए कि 1, 2, 4 इसमें सही है। महासागरीय तरंगों का संचलन इसमें कोई रोल निभाता नहीं है। समुद्री धाराओं के माध्यम से जल एक स्थान से दूसरे स्थान बहकर जाता है, बिल्कुल सही बात है। जबकि तरंगों के साथ जल प्रभावित नहीं होता। तरंग तो सिर्फ और सिर्फ तरंगे होती हैं, तरंगे निरंतर आगे बढ़ती रहती है, इसके साथ जल नहीं जाता है। यदि जल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रभावित नहीं किया जाता तो तापमान, पोषक तत्व, जल के घनत्व का, लवणता इत्यादि का मतलब मेंटेनेंस ही नहीं होता। समुद्र महासागरीय असंतुलित हो जाती, पर ऐसा होता नहीं है। वास्तव में तरंगे जो होती है अपने साथ जल नहीं बहाती है, तरंगे तो सिर्फ आगे बढ़ती है, जल तो समुद्री धाराओं के साथ बहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब टेक्निकल है, समझने योग्य प्रश्न है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के पार, दिस इज कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, कर्क, दिस इज मकर रेखा। तो कर्क रेखा के पार, मकर रेखा के पार किसी भी अक्षांश पर मध्याह्न में दोपहर के समय सूर्य कभी नहीं चमकता। इज इट राइट? सेकंड, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं आर्कटिक वृत्त, यू नो अबाउट दैट। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा है, उसके ऊपर आर्कटिक वृत्त है। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा है, उसके नीचे अंटार्कटिक वृत्त से संलग्न क्षेत्रों में मध्य तापमान पाया जाता है। उसके आसपास का जो क्षेत्र होता है वो मध्य टेम्परेचर दिखाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें दोनों कथन सही है, ऑफकोर्स दोनों कथन सही है। कर्क और मकर रेखा के पार किसी भी अक्षांश पर, कर्क रेखा के पार, मकर रेखा के पार किसी भी अक्षांश पर, किसी भी अक्षांश पर कभी भी दोपहर के समय सूर्य चमकता नहीं है। ठीक है, ध्रुवों की ओर सूर्य की किरणें जो होती है, इंक्लाइनेशन जो होता है उसका कम होता है, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको बोलते हैं, ध्रुवों पर घटता जाता है। उत्तरी गोलार्धों में कर्क रेखा एवं आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के जितने भी क्षेत्र है उससे जुड़े हुए, उसके टेम्परेचर नॉर्मल होते हैं, मतलब मध्यम होता है, इसलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ घास के मैदान बहुत ही बेहतर डेवलप होते हैं, आपको पता होगा। कुछ घास के मैदान अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा मतलब अच्छा फीलिंग होगा, लेकिन आप लिखते नहीं है, सॉरी फॉर दैट। अगर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ग्रीष्म संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ग्रीष्म संक्रांति में समर सोल्स्टिस बोलते हैं, और शीत संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बहुत ईजी है और मेरे ख्याल से आप इसका आंसर समझ चुके हो, दोनों सही है। ग्रीष्म संक्रांति, जिसको इंग्लिश में समर सोल्स्टाइस बोलते हैं, जिसे मिड समर के रूप से भी जाना जाता है, जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक की ओर झुकाव सूर्य, देखिए सूर्य जो होता ना, पृथ्वी 23.5 डिग्री झुका हुआ, तो सूर्य का चूंकि चक्कर लगा रहा है, तो एक समय तो आएगा जब पृथ्वी जो होगी सूर्य से सबसे नजदीक होगी, तो सूर्य की सबसे अधिकतम झुकाव उत्तरी गोलार्ध की तरफ होगा। वर्ष में 2 बार, प्रत्येक गोलार्ध में 1 बार। ग्रीष्म संक्रांति तब होती है जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम स्थान पर पहुंच जाता है, आकाश में सबसे लंबवत, और सूर्य ताप सबसे अधिक प्राप्त होता है। ग्रीष्म संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और रातें सबसे छोटी होती है। स्वाभाविक है, दिन अगर लंबा हो तो रातें छोटी ही होगी, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ा है।
शीत संक्रांति में क्या होता है, जब पृथ्वी के ध्रुवों में से एक का सूर्य की ओर अधिकतम झुकाव होता है, और यह वर्ष में 2 बार होती है, प्रत्येक गोलार्ध में 1 बार, जैसा कि बताया मैंने। शीत संक्रांति में दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। चलिए, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस वीडियो। आई थिंक यू लव दिस वीडियो। 2 और 3 टाइम्स देखिए जरूर इसको। डेफिनेटली यू विल बी वेरी वेरी स्मार्ट इन सम टाइम्स। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे आगे बढ़ाइएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन।